नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि मिसेस रीति मिश्रा जी, जो बनारस से हैं लेकिन अभी आयरलैंड में बेस हैं। आपका स्वागत, नमस्कार। आप अपनी कुछ जीवन यात्रा के बारे में बताएं। पहली बार तो आपको बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कुछ शेयर करेंगे अपने बारे में जो दूसरों को इंस्पायर करे। और मेरा जन्म बलिया में हुआ है, और पढ़ाई लिखाई और बचपन गुजरा है बनारस में। तो इसका बहुत ज्यादा, दोनों शहरों का बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है। और बलिया के बारे में क्या कहूँ, आप तो जानते हैं कि बागी बलिया बोलते हैं। और 1972 में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मना था, तो उसमें करीब 616 लोगों को, बलिया के लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अवार्ड मिला था। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, गांधी जी ने चलाया था, तो उस समय सबसे पहले बलिया शहर में ही बेरैया एक पुलिस चौकी है, वहां पे एक भारत का झंडा लहराया गया था और एक तरीके से उस पर कब्जा हुआ था। और करीब 50,000 लोग मार्च करते हुए आगे बढ़े, और उनको जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कैद थे उसमें जेल में, उनको छुड़ाने के लिए। और उसमें चीतू पांडे जी भी थे। तो और मेरे पिताजी बताते हैं कि मतलब अब तो नहीं है, बताते थे कि किस तरीके से चीतू पांडे जी को हमारे यहाँ गौशाला में छुपाया गया था। और जब अंग्रेजी सैनिक को भनक पड़ गई कि थाली में कोई खाना लेके जा रहा था, तो भनक पड़ गई कि ये तो गाय के लिए तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने फिर तो उनको रातों रात नाव में बैठा के गंगा नदी पार कराया गया। बक्सर, वहां से उजियार से बक्सर पड़ता है, उधर पार कराया गया जी। तो मेरा परिवार जो था, मेरे दादाजी व्यवसाय में थे, लेकिन बहुत समाज सेवा में थे। स्कूल कॉलेजों में बहुत बड़ा योगदान था उनका, और बलिया में सभी लोग जानते हैं। और मेरी जो दादाजी थे, एक मेरे बड़े पापा हैं रविन्द्रनाथ उपाध्याय, उनको समाज सेवा के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। और एक हमारे दादाजी थे जगन्नाथ उपाध्याय, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनको नेहरू फेलोशिप मिला हुआ था, और बनारस में ही संस्कृत विश्वविद्यालय में थे वो। और तो ये सारा कुछ जो प्रभाव पड़ता गया बचपन से जो देखा, और बहुत संस्कृति में पले बड़े हम लोग थे। उसके बाद जब बनारस आए तो वहां तो मुझे बनारस में कबीर मिले। बनारस की बोली में हर जगह कबीर का बहुत ज्यादा रेफरेंस आता है, उनके दोहे पढ़े जाते हैं। और भारतीय संस्कृति मिली मुझे काशी से। काशी तो जैसे मन को प्रकाशित करता है, उसको काशिका बोलते हैं, आनंद वना बोलते हैं, क्योंकि एक ब्लेस्ड फॉरेस्ट है वो। तो जो वहां पे है वो बिल्कुल उसकी गरिमा में एकदम डूब जाता है। तो ऐसा परवरिश हुआ, और उसके बाद मेरा विवाह भी एक बनारस में ही हुआ, काशी में ही, और विद्वान परिवार में हुआ। और मेरे पति राजदूत हैं इंडिया के विदेशों में, और अभी हम लोग आयरलैंड में हैं। और ये जो मुझे मेरे पति जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का विदेशों में, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और
इसमें मेरा जितना भरपूर योगदान होता है मैं देती हूँ, और उसको अपनी भारतीय संस्कृति है उसको सब आगे लेके चलना है, उसको बढ़ावा देना है, यही मेरा हो रहा है। हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत का प्रतिनिधि करते हैं, और नेचुरली हम लोग जर्मनी में भी देखते हैं कि हमारे जो राजदूत सर हैं और उनकी धर्मपत्नी जी हमेशा सपोर्ट रहता है, क्योंकि उनके बिना तो संभव नहीं हो पाता है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब देखते हैं कि दोनों ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये एक अच्छा मैसेज है। अगर आप खड़ी भी रहती हैं तो कम्युनिटी में एक पॉजिटिव मैसेज आता है, ये बहुत अच्छा। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट करते हैं। जी। आप तो इतने देशों में घूम चुके हैं और आप ऊपर से देखती हैं हर चीज को, है ना। कोई आदमी अगर पैरेलली खड़ा हो तो फिर बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ ऊंचाई से देखते हो तो पूरा एक ब्रॉड लेवल पे देख पाते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे घटना या सिचुएशन का वर्णन करेंगे जो एक स्ट्रगलफुल रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है? अगर हाँ, तो कैसे उसको ओवरकम किया है या करते हुए देखा आपने? जी, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन खासकर मैं एक बताना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम यूथ को इंस्पायर करने के लिए है। और तो इसलिए कि जब हम अमेरिका में थे, सैन फ्रांसिस्को में, तो हमने मुझे स्पेनिश लिटरेचर में मैंने मास्टर लेवल्स किया। तो वो एक पूरा वो फेज स्टार्ट करना, जो सोचना बहुत बड़ा लगता था, और फिर लगता था करना है क्या, कैसे कर रहे हैं इतना, तो इज इट वर्थ इट। लेकिन आई वेंट अहेड एंड आई डिड इट, एंड बच्चे बहुत छोटे थे, और विदेशों में हर तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वहां पे रह के पूरा परिवार को देखते हुए, पूरी सामाजिक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उस चीज को करना, तो सब सोच के चलना था। तो बहुत मल्टीटास्किंग किया, बहुत समय और अपने कार्यों में एक समन्वय बनाया, और उसके बाद उसको जारी रखा और उसको किया। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। तो और उसका मुझे बहुत भरपूर फायदा मिला कि मैं कहते हैं एक और लैंग्वेज जानना, एक दूसरी आपकी लाइफ में समझिए एक और विंडो, एक खिड़की खुल गई, और आपका एकदम बिल्कुल एकदम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बुक्स आप पढ़ रहे हो। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत, और मैंने उस पर बहुत काम किया है, तो मुझे उसका बहुत फायदा मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि learning has no age limit, so if go for it and do it. It's all, if you have the will, you have the will. बिल्कुल, लर्निंग का तो कोई लिमिट है ही नहीं, वो किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। एक और मेरे दिमाग में जस्ट अभी प्रश्न उभरा है कि कोई आदमी एक कंट्री में जाते हैं, वो सेटल होने का सोचते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि जनरली हम लोग जिस बैकग्राउंड से इंडिया में भी आते हैं और दूसरे देशों में बहुत सुविधाएं नहीं है, फिर भी जो है अट्रैक्ट करता है। तो कैसे आप लोग मेंटली, इमोशनली, बच्चे भी छोटे, हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक स्कूल चेंज करना, देश चेंज करना, अपने आप को 3 साल या 5 साल जितने समय के लिए अपने आप को, खुद को वहां पे एक घर बनाना और अच्छा लगते हुए भी छोड़ के जाना, तो कैसे आप लोग ऐसे मैनेज करते हैं? और साथ ही साथ बच्चे, क्योंकि इसमें अगर यूं कहें कि अगर सर अभी बहुत सक्सेसफुली कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो उसमें आपका और आपके बच्चों का भी पूरा सपोर्ट है। क्योंकि जब आदमी किसी पोजीशन पे रहता है, अगर घर में समस्या हो, बच्चों से समस्या हो, तो वो उतना 100% नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कैसे मेंटली, इमोशनली आप लोग उसको डील करती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं कि एक लाइफ में 15-20 जगह या 30 जगह आप जाकर के नौकरी कर रहे हैं
और 3-3 साल के लिए, 2 साल के लिए, कभी 5 साल के लिए बहुत आसान नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप प्लीज। देखिए, ये आपने बहुत सही बोला है। और मतलब यहाँ पे तो चेंज हो जाता है, हर 3 इयर्स के बाद कॉन्टिनेंट ही बदल जाता है। कंट्री तो बदलता है, कॉन्टिनेंट भी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल बदलता है, तो थोड़ी ये सब परेशानियां हैं। और अब चूंकि ये सब फेज ओवर हो गया है, तो लगता है कि कैसे करते थे। पर आई थिंक हिम्मत भी वही देते हैं, सब कुछ करने का। और इसमें बहुत वो बैलेंस बना के रहना पड़ता है। तो बेसिकली वो बैलेंस से ही सब कुछ होता है, और उसमें सबका रोल इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे भी अब देखिए कि कोई भी चीज आप करो तो हम लोग के बच्चे भी उसी टाइप से होते हैं। उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, बहुत सारे कल्चर के बारे में जानते हैं, फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। और वो घर में हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति जो है वो तो है ही है। तो वो एक तरह का मिश्रण होता है, लेकिन वो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हाँ, पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि बहुत सारा जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि मल्टी हाँ, कल्चर, मल्टी लैंग्वेज पर और परेशानियां हैं, होती हैं। ये है कि कभी लगता है कि बहुत कुछ, जैसे कि किसी का विजिट है, प्रोटोकॉल वाइज है, उसको ज्यादा अभी वो जरूरी है तो उसको देखना है। बच्चों को थोड़ा ये किया तो, लेकिन वो ये है कि आप बाहर रह रहे हैं, तो आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करने में भी, अनलाइक जॉइंट फैमिलीज के, है ना, तो मैनेज हो जाता है। और मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि बहुत सारा वे यंग ऑफिसर्स, अच्छा, अगर उनको देखेंगे तो शायद उनसे उनको भी कुछ इससे सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये देखिए, प्रश्न। बनारस में एक कहावत है, जी मन चंगा तो कटवती में गंगा। तो जी। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, और हर चीज में वो अच्छाई देखने की कोशिश करिए। हर चीज का 2 पहलू होते हैं, तो वही है। कभी ऐसे आपके जीवन में ऐसा रहा कि किसी समस्या की वजह से नींद नहीं आई है, या स्लीपलेस नाइट जिसको बोलते हैं स्ट्रेस में, ऐसा कभी रहा है क्या? लेकिन जो फॉरेन सर्विस में बहुत लोग सोचते हैं कि बस ग्लैमर है, जी तो ऐसा भी नहीं है। तो मतलब बहुत मुश्किलें भी आती हैं, और लाइफ तो अपनी है ही है, जिसमें अपना पर्सनल वो रहता है। तो ऐसे कई वाक्य हैं, लेकिन एक एक मुझे कहना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड 2008 टू 2010 अफगानिस्तान में पोस्टेड थे, काबुल में। एंड दैट वाज अ वेरी टर्बुलेंट ईयर। और उसी दौरान इंडियन एम्बेसी पे बॉम्ब हुआ था। हमारे कई ऑफिसर्स, वी लॉस्ट मेनी ऑफिसर्स, एंड there were a lot of terrorist attacks going on at that time. So we were like very scared. And फिर हम 2 साल वो हमने कैसे गुजारे, और बच्चे भी थे, बच्चों के लिए भी बहुत तरह का लर्निंग था कि why this is happening, why it's like this, is पापा safe। तो उसको बहुत वो बना के रखना पड़ता है। और हस्बैंड के साथ भी वो अकेले थे वहां पे। तो और मतलब काफी, जब जैसे कि न्यूज देखो तो इतना कुछ आता था, तो घबरा के आदमी बंद कर देता था। और कई बार तो ये होता था कि 2-2, 3-3, 4-4 अटैक एक दिन के अंदर। तो तो बड़ा वो लाइक, आप दूर से, और भी दूर हो, पास में अगर रहो तो, मैं काबुल गई थी उनके साथ 15 दिन थी, तो तब मुझे वहां नहीं डर लग रहा था उतना। लेकिन जब मैं दिल्ली में बैठ के सुनती थी और बच्चों के साथ, तब मुझे बहुत हम लोग को मतलब ये होता था, तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। और जब ये सेफ आए, तब लगा कि ओके, दिस फेज। बट इवन नाउ
लाइक इट ऑलवेज टीचर्स यू कि अभी भी अब वहाँ कुछ होता है तो लगता है अरे कैसे होंगे सब, कैसे ये होगा। तो वो एक फेज था जो बहुत डिफिकल्ट था, वन ऑफ द डिफिकल्ट पीरियड्स। तो आप इतने जगह घूम चुके हैं, आपको सबसे अच्छा कौन सा देश लगा? क्या चीज? आप इतनी जगह घूम चुके हैं और इतने जगह रह चुके हैं, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा देश लगा? अच्छा, बहुत मुश्किल है बोलना। और फिर बहुत भी जब आप ऐसे में ये बना के जाते हैं कि आपको वहाँ पे रहना है और उसको बेस्ट पॉसिबल आपको करना है, तो आई थिंक हमने हर कंट्री एंजॉय किया। हम लोग पेरू में थे, रोम में थे, और नेपाल, काठमांडू, सच लवली प्लेस। उसके बाद हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे, फिर तंजानिया। अफ्रीका की अपनी अलग ब्यूटी है, अपना अलग चार्म है। और उसके बाद हम लोग कनाडा में थे, टोरंटो में, और फिर मालदीव्स में थे, और अब आयरलैंड में। तो बहुत मुश्किल है, हमने हर जगह सीखा, हमने कई लैंग्वेजेस सीखा, वहाँ के कल्चर को वो किया, समझा और पढ़ा। तो हमें बहुत अच्छा, हमें सभी जगह का अपना अलग चार्म है। इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर एक्चुअली, एंड हार्ट से तो आई एम ऑलवेज इंडियन। तो नेचुरली या तो वो तो कभी आपके ऐसे हो सकता है, आप ये बच्चे कभी बोलते हैं कि कितने बच्चे आपको हैं? 2 बच्चे 2 हैं। बच्चे। कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? एक पीएचडी कर रही है, जी। पीएचडी में अपना वर्क कर रही है, और एक इंजीनियर है बेटा, और तो काम कभी कर रहा है। कभी ऐसा हुआ होगा कि बच्चे बोलते नहीं, मैं अब तो इस देश में नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अच्छा, दे लव, नहीं, ऐसा दे कभी लव। नहीं हुआ। क्योंकि देखिए हमारा देश भी ध्यान रखता है इन सब बातों का, कि जैसे काबुल डिफिकल्ट पोस्टिंग थी, तो इट वाज अ नॉन फैमिली स्टेशन, तो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे, और तो वो चीज रहता है। फिर हम भी खुद भी इतना देखना होता है कि भाई चलो। हाँ, तो आप व्यूअर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आजकल के यूथ को देख के तो बहुत अच्छा लगता है। दे आर डूइंग सो वेल, they are so focused on whatever they are doing, and they are they're very confident about their roles they have to play. So I think they're very great going for them. But I would like to say that there's no replacement for hard work. this they should have that hard work का कोई replacement नहीं है। आपको जो करना है उसमें आप अपना मेहनत करिए, भरपूर मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और दूसरा है कि कोई भी फेलियर है उसको, स्ट्रेस भी है आजकल बहुत, कोई भी फेलियर है वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड मूव अहेड। और जैसे कबीर कहते हैं कि सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुड़े 100 बार, दुर्जन कुमार के एक ही धक्का लगे दरार। तो वही है कि अपने आप को रूट से जोड़िए, अपने आप को। जब आपका नींव एकदम स्ट्रांग होगा तो आपको नहीं कोई हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता आपको। तो और आपको कोई भी कोई भी गम आपको विचलित नहीं कर सकता। आप अपने मार्ग पे डटे रहोगे, तो वो लेके आप चलिए, तो आप लोग बहुत सक्षम है, आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारी बेस्ट विशेस हरदम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क हमेशा रिजल्ट लेकर के ही आएगा, और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लिखें। फिर से मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें उसका रिप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमको बुलाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।